hello everyone, this is Eliezer Finhes and you're watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट टाइम हम सेकेंड ईयर इंग्लिश के 200 MCQs का हमने पार्ट 2 किया था, जिसमें हम टोटल 1 से लेकर 100 MCQs कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकेंड ईयर इंग्लिश MCQ के नाम से, तो वो लाजमी आप पहले देखें और फिर इस लेक्चर की तरफ आइएगा। तो आए हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज भी हमने 50 MCQs करने हैं फ्रॉम 101 टू 150। और याद रहे कि ये टोटल 200 MCQs हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि पास्ट पेपर से लिए गए हैं और मुख्तलिफ जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं MCQs वो इसके अंदर ऐड हुए हैं। अगर आप इन 200 MCQ की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से इसको हिफ्ज़ कर लेते हैं, तो 100% आपका MCQ वाला पार्ट हो सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी के अकॉर्डिंग 50% MCQ हैं, पैटर्न जो है पेपर पैटर्न 50% MCQs का है। तो इंग्लिश का 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसके टोटल 50 MCQ आते हैं। तो अगर आप ये MCQ कर लेते हैं तो आगे आपके पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और आप सारे MCQ आसानी से कर सकते हैं। तो आए हम अपना आज का फर्स्ट MCQ स्टार्ट करते हैं। 101 क्वेश्चन 101 में हमसे पूछा जा रहा है, इन द अर्ली 19th century इट इज़ नाउ यूरोप हुज फ्रीडम इज़ थ्रेटेंड बाय द अलायंस ऑफ। अच्छा, अभी ये जो कौन सी सदी है, ये 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी। पूछा जा रहा है कि जब 19वीं सदी थी उसमें जो यूरोप ममालिक थे, इट इज़ नाउ यूरोप हुज फ्रीडम इज़ थ्रेटेंड बाय द अलायंस ऑफ। तो पूछा जा रहा है कि जो यूरोप था उसको किससे ख़तरा था। तो ऑप्शन नंबर ए मॉस्को विद बीजिंग, ऑप्शन बी मॉस्को विद पेकिंग, ऑप्शन सी मॉस्को विद काबुल या ऑप्शन डी मॉस्को विद टोरंटो। तो जिस किसी को इसका आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि इसका आंसर क्या है। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 101 का जो राइट आंसर है वो है मॉस्को विद पैकिंग। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 102, देयर इज़ ओनली वन इम्पीरियलिज्म विच नाउ ऑफर्स एनी menace टू एशिया, इज़ दैट ऑफ। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया या ऑप्शन डी फ्रांस। तो 102 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रशिया इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, द फिलॉसफी ऑफ कम्युनिज्म इज़। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी इटालियन, ऑप्शन सी अमेरिकन या ऑप्शन डी जर्मन। जो कम्युनिज़म की फ़िलासफ़ी थी ये हमसे पूछा जा रहा है ये किसकी थी, क्या वो फ्रेंच की थी, क्या वो इटली वालों की थी, क्या अमेरिकन की थी, या डी में पूछा जा रहा है क्या वो जर्मन्स की थी। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जर्मन इज़ द राइट आंसर। जो कम्युनिज़म की फ़िलासफ़ी थी वो थी जर्मन की। कम्युनिज़म का क्या मतलब है, कम्युनिज़म का ये मतलब है कि उस टाइम पे क्या होता था, आज तो ये है ना कि जो अमीर है उसके पास बहुत पैसा, जो गरीब है बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन कम्युनिज़म जो था उसमें ये था कि सारे बड़े डॉक्टर हो या वो मज़दूर हो, सबका एक जैसा लेवल होता था, सबकी आमदनी सबकी सैलरी एक जैसी ही होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी सबको एक जैसा राशन, एक जैसे पैसे प्रोवाइड करना, सारे एक जैसे ही थे। उसमें कोई भी ऐसे बड़े छोटे का खेल नहीं था, अमीर गरीब का कोई भी खेल नहीं था। तो ये कम्युनिज़म की फ़िलासफ़ी थी जो कि इंट्रोड्यूस करवाई थी जर्मन्स ने। रशिया भी ऐसा करता था, शायद अभी भी होगा, आप सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 104, इट इज़ यूजलेस टू टॉक अगेंस्ट मैकेनाइजेशन बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ पावर एंड बिकॉज दोज हु लैग बिहाइंड हैव डिफ़िकल्टी इन प्रिजर्विंग। अच्छा, जो मैकेनिकल चीज़ें होती हैं तो इधर लिखा हुआ है कि उसके बारे में गलत बात करना
अगेंस्ट बात करना वो यूज़लेस है। क्यों यूज़लेस है? क्योंकि ये एक पावर है, क्योंकि आजकल आपको पता है कितनी मशीनरीज़ आ गई हैं, उससे कितने ज़्यादा हमारे काम आसान हो गए, जैसे जूसर्स वगैरह हो गए, ग्राइंडर्स हो गए, कपड़े धोने वाली मशीन्स हो गई, फ्रिजेस, ये सारी मैकेनाइजेशन में आती हैं। तो इसमें बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर एंड बिकॉज दोज हु लैग बिहाइंड हैव डिफ़िकल्टी इन प्रिजर्विंग। तो यही है कि यूज़लेस बात है। इन प्रिजर्विंग, क्या प्रिजर्व करने में डिफ़िकल्टी होगी अगर मैकेनाइजेशन के अगेंस्ट बात करेंगे? ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी कल्चरल वैल्यूज़, ऑप्शन सी मॉरल वैल्यूज़, या ऑप्शन डी इंडिपेंडेंस। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन 105, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडस्ट्रियलिज्म वर इलोक्वेंटली एक्सप्रेस्ड इन। तो जो प्रोटेस्ट किया था इंडस्ट्रियलिज्म के अगेंस्ट, वो किस में किया था, किस चीज़ में किया था? मतलब ये कौन सी ऐसी बुक थी जिसके अंदर इंडस्ट्रियलिज्म के ख़िलाफ़ बात की थी? जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, आज तो आपको पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। पहले इंडस्ट्रीज़ सिर्फ़ और सिर्फ यूरोपीय ममालिक करते थे, तो उन्होंने जब यहाँ पर इंडिया में इंडस्ट्रीज़ बनाई तो जो गांधी थे गांधी जो थे वो बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ थे, तो उन्होंने भी इसके ख़िलाफ़ किया और भी लोग थे उसके ख़िलाफ़। तो जो प्रोटेस्ट किया था इंडस्ट्रियलिज्म के अगेंस्ट, वो किया था कार्लाइल ने अपनी बुक कार्लाइल्स पास्ट एंड प्रेजेंट में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 106, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल, अ ग्रेट सिविलाइजेशन हैज़ नेवर बीन डैश। जो बर्ट्रैंड रसल थे उनके अकॉर्डिंग जो अच्छी सिविलाइजेशन होती है, जो ग्रेट सिविलाइजेशन होती है, वो कभी भी नहीं होती। क्या नहीं होती? ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी मटीरियलिस्टिक, ऑप्शन सी आइडियलिस्टिक, या ऑप्शन डी कॉस्मोपॉलिटन। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। जिसको इसका आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कॉस्मोपॉलिटन। जो भी ग्रेट सिविलाइजेशन होती हैं अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल, वो कभी भी कॉस्मोपॉलिटन नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 106 कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं 107 से। क्वेश्चन नंबर 107, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू। जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने हिस्सों में तकसीम की गई है? ऑप्शन ए 3 वास्ट ब्लॉक्स, ऑप्शन सी 4 वास्ट ब्लॉक्स, ऑप्शन सी 5 वास्ट ब्लॉक्स, या ऑप्शन डी 2 वास्ट ब्लॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 2 वास्ट ब्लॉक्स इज़ द राइट आंसर। क्योंकि एक एशिया हो गया और एक यूरोप हो गया, तो इन 2 बड़े ब्लॉक्स में जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवाइड हुई है। क्वेश्चन नंबर 108, एशिया कंटेन्स हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एट लीस्ट 3 वेरी डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन दे आर ऑफ। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है जो एशिया है वो तकरीबन उसमें दुनिया की आधी आबादी है, आधी पॉपुलेशन है, एंड एट लीस्ट 3 वेरी डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन, और दुनिया की हाफ पॉपुलेशन होने के साथ साथ 3 बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशंस भी हैं। तो वो कौन कौन सी सिविलाइजेशंस हैं? ऑप्शन ए इंडिया, चाइना एंड रशिया, ऑप्शन बी इंडिया, चाइना एंड अफ़गानिस्तान, ऑप्शन सी इस्लाम, इंडिया एंड चाइना, या ऑप्शन डी इंडिया, चाइना एंड ईरान। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इस्लाम, इंडिया एंड चाइना। देखें, ये तो सबको पता है, एशिया में ही मुस्लिम हैं कंट्रीज़, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, ये सारे इस्लाम हैं, सारे ये सिविलाइजेशन है।
इंडिया सिविलाइजेशन है वो बहुत बड़ा है, एंड चाइना तो आपको पता है दुनिया में मशहूर है ट्रेडिंग के मामले में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के मामले में जो चाइना है वो दुनिया भर में मशहूर है। तो जो 3 बड़ी सिविलाइजेशंस हैं जो एशिया में वो हैं इस्लाम, इंडिया एंड चाइना। सो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन 109, मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज़ बेस्ड अपॉन। मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज़ बेस्ड अपॉन ऑप्शन ए साइंस एंड मशीनरी, ऑप्शन बी, अच्छा इसके ऑप्शंस में नहीं पढ़ता क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो साइंस एंड मशीनरी पे है। जो मॉडर्न जो है कॉस्मोपॉलिटनिज्म, आजकल की जो ज़िंदगी है वो किस चीज़ पर इन्हिसार है, साइंस एंड मशीनरी पे, ये सबको पता है। साइंस एंड मशीनरी पे ही आज सब चल रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110। अच्छा, अब यहाँ से द डे द डैम ब्रोक जो कि बड़ा फ़नी चैप्टर है, तो ये आप पढ़ेंगे, इसके भी लेक्चर मैं अपलोड करूँगा बहुत जल्द क्योंकि ये बहुत एक फ़नी चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। ये जितने भी हैं पोम, प्रोज और प्ले, इसके सब की मैं समरी वगैरह भी करवाऊँगा, इसकी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन होगी, फिर उसके जो इम्पोर्टेंट MCQ होंगे चैप्टर वाइज, फिर इम्पोर्टेंट जो MCQs होंगे जो पेपर में लाजमी आएंगे, फिर साथ साथ जो एसेज आते हैं इम्पॉर्टेंट वो सब होंगे इस चैनल पे, सब मैं करवाऊँगा। तो आप अभी से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जाके आपको काफ़ी इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो आए हम पढ़ते हैं अपने MCQ की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा जा रहा है द टेस्ट द डे द डैम ब्रोक वॉज पेन्ड बाय, जो हमारे पोम है द डे द डैम, नहीं पोम तो नहीं टेक्स्ट, हाँ द डे द डैम ब्रोक वो किसने लिखी। तो ये आसान सी बात है, वो लिखी थी जेम्स थर्बर ने। जिस किसी ने पढ़ा होगा तो उसको याद होगा कि जेम्स थर्बर ने पढ़ी थी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 111, द डे द डैम ब्रोक इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ थर्बर्स व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट वॉज, अच्छा जो द डे द डैम ब्रोक है वो एक एग्ज़ाम्पल है किसके बिहेवियर का, इंसान के बिहेवियर का, कि वो कैसे आने वाली जो मुसीबत होती है तो कैसे उस पर रिएक्ट करता है। तो इसमें यही बताया गया है जब वो अफवाह फैल जाती है कि सैलाब आने वाला है, डैम टूटने वाला है, तो सारे भाग जाते हैं। खैर मैं अब इतना डीप नहीं जा रहा क्योंकि मैं स्टोरी सुनाने पे आया तो वीडियो तो 4-5 घंटे की हो जाएगी। तो इस पे लेक्चर अपलोड होंगे, तो अभी से ही आप कर लें ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन, अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन इसका रिसीव हो सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सार्डोनिक बट अफेक्शनेट। क्वेश्चन नंबर 112, द रूमर ऑफ डैम ब्रोक आउट ऑन। अच्छा, ये जो रूमर था, रूमर का क्या मतलब होता है, रूमर का मतलब होता है अफवाह। तो ये जो डैम टूटने की अफवाह थी ये कब हुई, ये कब सुनाई दी, अफवाह कब फैली जब के डैम ब्रोक होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए मार्च 13, 1913, ऑप्शन बी मार्च 12, 1912, ऑप्शन सी मार्च 12, 1913 या ऑप्शन डी मार्च 12, 1914। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मार्च 12, 1913। 12 मार्च 1913 को ये जो डैम टूटने की अफवाह है वो शहर में फैल गई और सब अफरा तफरी पूरे शहर में मच गई। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 113, द ग्रैंडफादर ऑफ द ऑथर बिहेव्ड लाइक अ कमांडर ऑफ मिलिट्री बाय ब्रांडिशिंग हिज ओल्ड आर्मी। तो जो उसके ग्रैंडफादर थे, किसके, जो ग्रैंडफादर थे जेम्स थर्बर के, वो उन्होंने किसकी तरह बिहेव किया, जैसे वो कमांडर थे मिलिट्री के, बाय ब्रांडिशिंग हिज ओल्ड। जब उन्हें पता चला कि, अब देखें वो एक ओल्ड मैन थे और वो मिलिट्री के कमांडर भी रह चुके थे,
तो जब ऐसे अफरा तफरी मची तो उन्हें ये लगा कि डाकुओं ने हमला कर दिया शहर पर। तो उन्होंने अपनी कौन सी चीज़ निकाली, कौन सी जो आर्मी की चीज़ थी निकाली, हिज ओल्ड, क्या गन निकाली, सैबरे हथियार होता है, क्या वो सैबरे निकाला, क्या अपनी जैकेट निकाली, या कैप निकाली। तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सैबरे इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन 114, द ग्रैंडफादर ऑफ द ऑथर वॉज टॉलर देन 6 feet एंड वेट ऑलमोस्ट। और जो ग्रैंडफादर थे, जाहिर सी बात थी, वो आर्मी में मिलिट्री में कमांडर थे, तो वो एक लंबे चौड़े इंसान थे। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है द डे द डैम ब्रोक, उसमें वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है बुक में कि वो 6 feet थे और उनका वज़न कितना था। तो देख लेते हैं भाई वज़न कितना था। ऑप्शन ए 90 pounds, ऑप्शन बी 100 pounds, ऑप्शन सी 170 pounds, या ऑप्शन डी 190 pounds। तो जिस किसी को भी इसका आंसर आता है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या है। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 170 pounds। 170 pounds जो है तकरीबन वो होगा तकरीबन 90 kgs। उस मतलब कि ओल्ड होने के बावजूद भी उनका 90 kgs वेट था और टॉलर देन 6 feet थे। वैसे ये तो मेरे से मिलता जुलता है, क्योंकि मेरा भी 6 feet हाइट है और जो मेरा वेट है वो 90 तो नहीं है खैर, लेकिन 80s में ज़रूर है, वो मेरी हाइट की वजह से। खैर क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ द डैम स्केयर द वाटर लेवल इन द वेस्ट साइड वॉज अंडर। अच्छा, जब ये जो अफवाह फैली डैम टूटने की, तो जो वाटर लेवल था, पानी का जो लेवल था, वो कितना था। ऑप्शन ए 10 feet था, ऑप्शन बी 15 feet था, ऑप्शन सी 20 feet था, या ऑप्शन डी 30 feet था। तो अगर आपने इसकी बुक रीडिंग की हुई है तो आपको पता होगा कि वो जो पानी का लेवल था वो डैम में कितना था, 30 feet था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 116, ओनली 95 feet हाइट ऑफ वाटर लेवल could have the flood waters to flow over। ऑप्शन ए। अच्छा पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाई स्ट्रीट। अब जो हाई स्ट्रीट थी उसके बिल्कुल कोने पे डैम बना हुआ था, और ऊपर वाले एमसीक्यू में हमने क्या पढ़ा कि जब ये अफवाह उड़ी तो जो डैम का लेवल था, वाटर का लेवल था डैम में, वो था 30 feet। तो 30 feet था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अगर 95 feet पानी होता ना तो फिर वो डैम से हट के ऊपर हाई स्ट्रीट पर आ सकता था। आप खुद सोचिए, कहाँ 95 और कहाँ 30, ये तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मतलब कि पानी का जो लेवल था वो बहुत नीचे था, बस ये ऐसे ही किसी ने अफवाह उड़ाई थी, तो उस अफवाह के चक्कर में ही सबको भागना पड़ा, सब डर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, जेम्स थर्बर सेज दैट ड्यूरिंग द रूमर ऑफ द डैम ब्रोक वर ऑल द सेफ एज किटन्स अंडर अ। अच्छा, अब देखें 30 जो थे, हाँ 30 feet था लेवल, और 95 feet का होता तो ही कोई ना कोई, तो ही वो पानी डैम से निकल कर आ सकता। तो जो जेम्स थर्बर हैं वो एक मज़ाहिया तंज़िया अंदाज में कह रहे हैं कि डैम टूटने पर भाग तो सब गए, लेकिन उन्होंने एक मुहावरा इस्तेमाल किया कि सब सेफ़ थे, जैसे कि बिल्ली किसके नीचे हो, वर ऑल सेफ एज किटन्स अंडर अ। ऑप्शन ए मेटल शेड, ऑप्शन बी ब्लैंकेट, ऑप्शन सी कुक स्टोव, या ऑप्शन डी स्ट्रॉ हट। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुक स्टोव। ये एक मुहावरा है, इंग्लिश ईडियम है, जैसे सेफ एज किटन्स अंडर अ कुक स्टोव, ये मुहावरा है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 117। Question number 118, only a certain rise of water in dam could have caused the flood water engulf the east side of the town. The rise was of, अभी हमने पढ़ा
कि कितने फीट अगर पानी होता तो वो डैम ओवरफ्लो हो जाता। तो हमने अभी के अभी पढ़ा है कि वो 95 फीट था। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 95 फीट इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 119, हाउ many people were abruptly in full flight after spreading the rumor that the dam had broken? अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने लोग जो थे जब उन्हें पता चला कि डैम ब्रोक होने वाला है, डैम टूटने वाला है, तो तकरीबन कितने लोग थे जो फुल फ्लाइट के साथ, मतलब कि फुल तेज़ दूसरी साइड को, डैम से दूसरी साइड को भागने के लिए दौड़े? तो ऑप्शन ए 4000, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 15000 या ऑप्शन डी 2000। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो तकरीबन 2000 तक लोग जो थे वो उसके डैम के दूसरी साइड पे भागे, इसी खौफ से कि डैम टूटने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 120, ऑथर्स मदर थॉट टू टेक रिफ्यूज इन ऑफ द डस्टी रूम्स ऑफ। अच्छा, ऑप्शन ए फेरर हॉल, ऑप्शन बी डेंसो हॉल, ऑप्शन सी मेमोरियल हॉल या ऑप्शन डी सोल्जर हॉल। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले आंसर बताता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेमोरियल हॉल। तो जो वो कंट्री थी जहाँ जेम्स थर्बर लोग रह रहे थे, जहाँ पे डैम टूटने का पता चला, तो बाकी सब भाग गए, लेकिन उनके जेम्स थर्बर के घर के कुछ दूर ही एक मेमोरियल हॉल था जो कि टॉलेस्ट बिल्डिंग थी उस शहर की या उस इलाके की, जो टॉलेस्ट काफ़ी टॉल बिल्डिंग थी। तो जो जेम्स थर्बर की मदर हैं उन्होंने सोचा कि मैं मेमोरियल हॉल के टॉप पर चली जाती हूँ ताकि मैं सबसे ऊपर होंगी और सैलाब का असर मुझ पर नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने मेमोरियल हॉल पर जाना सोचा। 121, द शाउटिंग, वीपिंग एंड टैंगल्ड इवैक्यूएशन ऑफ द कोलंबस सिटी लास्टेड नो मोर देन। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है, आसान अल्फाज में बताया जाए कि अच्छा, जिसमें ये जो सैलाब की अफवाह आई थी, तो वो सिटी का नाम क्या था? कोलंबस सिटी था उसका नाम। तो जेम्स थर्बर ने बताया कि कितने टाइम तक ये ऐसे ही चीखों पुकारें चलती रही। तो ऑप्शन ए 1 आवर, क्या 1 घंटे तक, ऑप्शन बी 2 घंटे तक, ऑप्शन सी 3 घंटे तक या ऑप्शन डी 12 घंटे तक। तो क्वेश्चन नंबर 121 में यही पूछा जा रहा है कि कितनी देर तक चीखों पुकार चलती रही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2 आवर्स। तो 2 घंटों तक ऐसे ही चीखों पुकारें चलती रही। फिर वो जो वहाँ के मिलिट्री मैन थे तो उन्होंने गाड़ी पे आकर माइक्रोफोन से ऐलानात किए कि कोई भी डैम ब्रोक नहीं हुआ। तो इस वजह से वो सारा थम गया, जितना भी चीखों पुकारें थी और अफरा तफरी मची हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 122, ऑर्डर वॉज रिस्टोर्ड एंड फियर इन द सिटी वॉज डिस्पेल्ड बाय मीन्स ऑफ। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त बता दिया कि जो ऑर्डर रिस्टोर किया था, किसने बताया था कि डैम नहीं टूटने वाला? तो ये बताया था मिलिटिया मैन ने, या मिलिट्री मैन भी आप कह सकते हैं। उन्होंने गाड़ी पर पूरे शहर के राउंड लगाकर माइक्रोफोन पर ऐलानात किए कि कोई भी डैम ब्रोक नहीं हुआ, तो सारे अपने घरों को आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 123, मैरी कैलेस्टी वॉज फाउंड इन परफेक्ट ऑर्डर व्हेन इट वॉज अबैंडन्ड, इट वॉज अ। अच्छा, खैर, मैरी कैलेस्टी है वो क्या था? क्या वो एरोप्लेन था? क्या वो स्टोरेज हाउस था? क्या वो शिप था? क्या वो रेलवे इंजन था? तो आपने बताना है कि ये क्या था। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो मैरी कैलेस्टी एक शिप था जो कि बहुत ओल्ड था, लेकिन वो बिल्कुल सही हालत में मिला। तो मैरी कैलेस्टी क्या था? शिप था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन 124, अ वुमन मैनेज टू गेट अप ऑन द स्टैचू ऑफ। अच्छा, एक जो औरत थी वो किसके स्टैचू पर चढ़ गई? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी दीज आर माई ज्यूल्स या ऑप्शन डी जूलियस सीजर। तो
वो जो वुमेन थी वो किस स्टैचू पे चढ़ गई? दीज आर माई ज्यूल्स, ये स्टैचू का नाम था, दीज आर माई ज्यूल्स। उस स्टैचू पर चढ़ गई सैलाब से बचने के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 124। शर्मन, स्टैंटन एंड ग्रांट एंड शेरिडन वर एक्चुअली, ये नाम है लड़कों के, शर्मन, स्टैंटन, ग्रांट एंड शेरिडन वर एक्चुअली, वो क्या थे? ये चारों जो लोग थे वो क्या थे? अच्छा, नाम देखते किस चीज़ का नाम था ये। ऑप्शन ए आइडियाज़, ऑप्शन बी फ्लावर्स, ऑप्शन सी एमिनेंट फिगर्स, या ऑप्शन डी ग्रीन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एमिनेंट फिगर्स। तो जैसे अभी बताया मैंने कि जो औरत थी वो एक स्टैचू पर चढ़ गई जिसका नाम था दीज आर माई ज्यूल्स। तो असल में वो जो भी चार हमने पीछे पढ़े नाम लोगों के, तो वो क्या थे? वो एक मशहूर शख्सियात थी कोलंबस सिटी की, तो उन पर स्टैचू बना हुआ था उनके नाम पर, तो इसीलिए वो एमिनेंट फिगर्स थे। तो उनके स्टैचू बने हुए थे जिनको नाम दिया था दीज आर माई ज्यूल्स, ये मेरे हीरे हैं। अच्छा, 126। डॉक्टर मैलरी बिकेम एग्जॉस्टेड ऑफ हिज फास्ट रनिंग एंड कोलैप्स्ड एट। अच्छा, जो डॉक्टर मैलरी थे वो बहुत ज़्यादा थक गए भाग कर, और किधर गिर गए? तो ऑप्शन ए द सी कोस्ट, क्या वो सी कोस्ट पर गिर गए? ऑप्शन बी, क्या वो क्लिंटनविल में गिर गए? ऑप्शन सी, क्या वो फ्रैंकलिन पार्क में गिर गए? या द कोलंबस स्कूल फॉर गर्ल्स, या वो द कोलंबस स्कूल फॉर गर्ल्स जो था उसके पास आकर गिर गए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। वो जो डॉक्टर मैलरी थे वो भागते भागते जब थक गए तो द कोलंबस स्कूल ऑफ फॉर गर्ल्स के सामने वो आकर गिर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 127। द नेम ऑफ जेम्स थर्बर्स आंट वॉस। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो जेम्स थर्बर की आंट थी उनका नाम क्या था? तो ये बगैर ऑप्शन पढ़े मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ा आसान सा सवाल है, जो कि एडिथ टेलर, जो कि एक सिनेमा में थी, थिएटर में थी जब ये सारी अफवाह उड़ी और अफरा तफरी मच रही थी। तो एडिथ टेलर इज़ द राइट आंसर, और एडिथ टेलर जो थी वो थर्बर्स की आंट थी। क्वेश्चन नंबर 128। डॉक्टर एच पी मैलरी एंड मैलरी सेम थिंग है। डॉक्टर एच पी मैलरी वॉज फेमस फॉर, वो किस चीज़ के लिए फेमस थे? ऑप्शन ए हिज वाइट बियर्ड लाइक रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो हाँ बिल्कुल यही इसका राइट आंसर है, बाकी मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि इसका यही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हिज वाइट बियर्ड लाइक रॉबर्ट ब्राउनिंग। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो कोलंबस सिटी के एक बहुत ही मशहूर शख्सियत थी जिनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन जो डॉक्टर एच पी मैलरी थे वो सेम टू सेम रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरह लगते थे, तो इसीलिए डॉक्टर एच पी मैलरी ऑल ओवर कोलंबस सिटी बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। क्वेश्चन 129। डॉक्टर एच पी मैलरी हैड बिन रनिंग अंडर द इम्प्रेशन फॉर द रशिंग वाटर, इन फैक्ट इट वॉज द स्विशिंग साउंड ऑफ। तो ये पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्केट्स। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि अभी मैंने बताया कि जो जैसा कि आपको पता है कि कोलंबस सिटी के जितने भी वो डैम के सामने लोग रह रहे थे, तकरीब 2000 लोग थे, वो भी हमने पीछे सारा स्टडी कर लिया। 2000 लोग थे, वो सब भागना स्टार्ट हो गए, तो उनमें डॉक्टर एच पी मैलरी भी थे, लेकिन अब जाहिर सी बात है वो थोड़े ओल्ड थे, वाइट बियर्ड है ना, तो इससे वाइट बियर्ड से पता चलता है कि डॉक्टर जो एच पी मैलरी थे वो ओल्ड थे। तो वो भागते भागते वो थक गए, तो वो द कोलंबस स्कूल फॉर गर्ल्स के सामने आकर गिर गए। तो वो जैसे ही गिरे ना, तो उनको स्विशिंग साउंड आती, जैसे लहरों की आवाज़ नहीं आती, तो उस किस्म की उनको आवाज़ आती है। तो उनको ऐसा लगता है कि बस अब मैं गया, ये सैलाब की आवाज़ है, डैम टूट चुका है। लेकिन असल में वो किसकी आवाज़ थी? स्केट्स की। कोई बच्चा था वो स्केट्स चलाकर भाग रहा था, तो ये सारी बात थी। तो डॉक्टर मैलरी को गलत फहमी हुई कि ये पानी की साउंड है, लेकिन असल में जो साउंड था वो स्केट्स का साउंड था। क्वेश्चन नंबर 130।
पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड वॉज अ टेक्स्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय। अच्छा, हमारे जो सिलेबस में शामिल है प्रोज है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो वो पूछा जा रहा है कि वो किसने वो स्पीच दी थी जिस पे पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड लिखा गया है। तो वो सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप लोग बड़े पीछे हैं, अपनी पढ़ाई को लाजमी आगे करें। तो वो किसकी स्पीच थी? वो स्पीच थी ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान ने इंग्लैंड में शायद या अमेरिका, हाँ इंग्लैंड में जाके शायद की थी, मुझे याद आ रहा है। तो वो लियाकत अली ख़ान की स्पीच थी। तो 130 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 131 पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ अ टेक्स्ट ऑफ स्पीच लियाकत अली ख़ान डिलीवर टू एक्नॉलेज द कन्फर्मेंट ऑफ एन ऑनररी डिग्री अपॉन हिमसेल्फ बाय द। अच्छा, जब उन्होंने जो स्पीच दी तो वो जो डिलीवर की थी उन्होंने, तो उनको कौन सी डिग्री से, उनको एक ऑनररी डिग्री से नवाजा गया, डॉक्टर की डिग्री से नवाजा गया। और पूछा जा रहा है कि किस यूनिवर्सिटी ने उनको उस डिग्री से नवाजा गया जब उन्होंने पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड जो टेक्स्ट था, जो स्पीच थी, उसको डिलीवर किया। तो क्या वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास या यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस? तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस ने ऑनररी डिग्री दी लियाकत अली ख़ान को, और उसी वक्त ही उन्होंने वो डिग्री के बाद, जब जैसे आपने अवार्ड शोज़ देखे होंगे, अवार्ड लेके स्पीच देते हैं, तो उसी तरह जब उन्हें ऑनररी डिग्री दी गई लियाकत अली ख़ान को तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस की तरफ से, तो उन्होंने उसके बाद एक स्पीच दी जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। क्वेश्चन 132 लियाकत अली ख़ान वॉज असैसिनेटेड बाय अ फैनेटिक एट अ पब्लिक मीटिंग इन रावलपिंडी इन। इसमें पूछा जा रहा है कि जो लियाकत अली ख़ान हैं वो उनको शहीद कब किया गया। ये तो पता है कि रावलपिंडी में, ये आप याद रखिएगा कि उन्हें शहीद किया गया था रावलपिंडी में। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो तब ये आया था सवाल के उनको लियाकत अली ख़ान को कब असैसिनेट किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो आपने ये याद रखना है कि उस वक्त वो रावलपिंडी में थे। अच्छा, इसमें हमसे ईयर पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1951 या ऑप्शन नंबर डी 1952। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उनको लियाकत अली ख़ान को 1951 में शहीद कर दिया गया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन 133 लियाकत अली ख़ान पॉइंटेड आउट that centuries ago the great explorers voyaging out to discover the continent Asia but they discovered the great land of dash। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो हुआ कुछ यूँ कि अमेरिका जो दरियाफ्त किया था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, अगर आपको नाम आता हो तो आप कमेंट में लाजमी मुझे बताइएगा। तो वो जो थे ना, जो डिस्कवर करने जा रहे थे, तो उन्होंने कॉन्टिनेंट एशिया को ही डिस्कवर करना था, क्योंकि उस टाइम मैप्स तो होते थे, वर्ल्ड मैप, और उस टाइम फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, ये बहुत पुरानी बात है। तो जो डिस्कवर कर रहे थे, तो वो असल में उन्होंने करना तो एशिया को डिस्कवर था, लेकिन उसको करते करते उनसे अमेरिका डिस्कवर हो गया। तो ये उनकी एक स्पीच की लाइन है लियाकत अली ख़ान की। तो अब क्वेश्चन नंबर 134 की जानिब बढ़ते हैं। लियाकत अली ख़ान सेड इन हिज स्पीच दैट ही मे बी परमिटेड टू से दैट डिस्कवरी ऑफ एशिया हैज़ नॉट येट बीन। ऑप्शन ए स्टार्टेड, ऑप्शन बी प्रोग्राम्ड, ऑप्शन सी डन या ऑप्शन डी अकम्पलिश्ड। तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, अकम्पलिश्ड इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 134। ये लियाकत अली ख़ान की स्पीच की लाइंस हैं जो कि हमारे सिलेबस में शामिल हैं, तो ये आपको रटनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 135 लियाकत अली ख़ान सेड टू अमेरिकन्स
that he would be of some assistance to them in discovering a part of Asia which he knew well and which was very dear to him. This part of Asia was, अब इसमें जो लियाकत अली ख़ान को जो सबसे डियर है, सबसे प्यारा है, एशिया का कौन सा पार्ट हो सकता है? आप सब समझदार हैं, तो जाहिर सी बात है जो उनकी कंट्री थी वही उनको सबसे ज़्यादा प्यारा होगा, एशिया का पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान इज़ द राइट आंसर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपना दिमाग भी लड़ाना पड़ता है, तो उससे भी काफ़ी सारे MCQ सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, लियाकत अली खान प्रेजेंटेड पाकिस्तान इन हिज स्पीच एज अ न्यू स्टेट एंड अ न्यू डैश। तो जो लियाकत अली खान ने उन्होंने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को किस तरह से प्रेजेंट किया? एक तो एक नई स्टेट के नाम से रिप्रेजेंट किया, और दूसरा क्या था? ऑप्शन ए ऑटोक्रेसी, ऑप्शन बी इम्पीरियलिज़म, ऑप्शन सी कैलिफेट, या ऑप्शन डी डेमोक्रेसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, ऑप्शन डी, डेमोक्रेसी इज़ द राइट आंसर। उन्होंने लियाकत अली ख़ान ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को एक स्टेट और एक डेमोक्रेसी प्रेजेंट किया इन हिज स्पीच। तो क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 137, लियाकत अली खान एक्सप्लेन्ड इन हिज स्पीच दैट टिल 3 years ago पाकिस्तान वॉज एन आइडियल एंड, ऑप्शन नंबर ए ड्रीम, ऑप्शन नंबर बी आइडियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी कॉन्सेप्ट, या ऑप्शन नंबर डी स्लॉन्गिंग। तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्लॉन्गिंग इज़ द राइट आंसर। तो इसमें ये है कि जब लियाकत अली ख़ान ने अपनी स्पीच दी तो उन्होंने कहा कि 3 साल पहले तक तो पाकिस्तान बनाना एक तरह का ड्रीम ही था, एक तरह का हमारा ख्वाब ही था, लेकिन वो ख्वाब पूरा हो गया। तो ये उन्होंने अपनी स्पीच में लाइंस कही थी। तो क्वेश्चन नंबर 138 की जाने पढ़ते हैं। बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान द मुस्लिम्स लिव्ड साइड बाय साइड विद अदर्स एंड हु वर मोस्टली हिंदूज दे वर। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान द मुस्लिम लिव साइड बाय साइड विद अदर्स एंड हु वर मोस्टली हिंदूज दे वर। अच्छा पूछा, इसमें बोला जा रहा है कि जो पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले, पाकिस्तान के बनने से पहले जो मुस्लिम्स थे वो इंडियंस के साथ ही रहते थे, इंडियंस के साथ रहते थे, उनके ही आगे पीछे, मतलब कि एक गुलाम उन्होंने बनाया हुआ था मुस्लिम्स को, इंडियंस ने। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस टाइम कितने हिंदूज थे जिनके साथ मुस्लिम्स रह रहे थे? तो ऑप्शन ए 100 मिलियंस, ऑप्शन बी 200 मिलियंस, ऑप्शन सी 300 मिलियंस, या ऑप्शन डी 400 मिलियंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 300 मिलियंस। तो उस वक्त जो हिंदू थे वो 300 मिलियन थे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 139, long experience and the history of several centuries had taught the Muslims of subcontinent that under a dominating majority of 3-1, freedom from British rule would mean to the Muslims not freedom but rarely a change of masters। तो ये भी एक लाइन, अब ये जो इतना बड़ा जो पैरा है ना, ये पूरी वो उनकी लाइन है, जो उनके डायलॉग थे जो उन्होंने स्पीच दी थी लियाकत अली ख़ान ने। तो इसका 139 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मास्टर्स इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 140, द मुस्लिम्स बिलीव इन द प्रॉफिट ऑफ अरेबिया एंड इन क्राइस्ट एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द, ऑप्शन ए जुडाइज्म, ऑप्शन बी पैगनिज्म, ऑप्शन सी ग्रीक मैथोलॉजी, या ऑप्शन डी ओल्ड टेस्टामेंट। तो ये भी उनका ही एक लाइन थी लियाकत अली ख़ान की। उन्होंने अमेरिकन के सामने बोला था कि जो मुस्लिम्स हैं वो अरब के प्रॉफिट को भी मानते हैं, वो जीसस क्राइस्ट को भी मानते हैं, जीसस क्राइस्ट जिनको मुस्लिम्स हज़रत ईसा के नाम से बुलाते हैं तो उनको भी मानते हैं, और जितने भी पुराने अहदनामे के या ओल्ड टेस्टामेंट के जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको भी मुस्लिम्स मानते हैं।
तो ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, ये भी उनकी ही लाइन है। 141 अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान, द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल फॉर द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया meant practically nothing unless they also got freedom from the domination of the इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन सी, द हिंदू मेजॉरिटी। तो उन्होंने कहा कि वो हमें तो आज़ादी तो चाहिए ही चाहिए थी, लेकिन जो उस वक्त की हिंदू मेजॉरिटी थी वो जो मुस्लिम्स को ग़ुलाम बनाकर रख रही थी, तो वो एक तो उनका अपना मुल्क भी बन गया और दूसरा ये हुआ कि वो जो उनकी डोमिनेशन थी हिंदू मेजॉरिटी की उससे भी आज़ाद हो गए। क्वेश्चन नंबर 142 हैड पाकिस्तान नॉट बीन सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फार मोर सीरियस एंड डेंजरस क्रैक्स वुड हैव अपीयर्ड इन साउथ एशिया रिजल्टिंग इन ऑप्शन ए अनकॉमन यूनिटी, ऑप्शन सी सेवरल डिवीजन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी अनटोल्ड अपहेवल्स या ऑप्शन डी सिविल वॉर्स। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो राइट आंसर है वो है अनटोल्ड अपहीवल्स इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 143 foremost belief among the beliefs of Muslims of Pakistan is in option number B is the right answer of question 143 supreme sovereignty of God। जो मुस्लिम्स हैं वो किस पे बिलीव रखते हैं? सुप्रीम सॉवरेनिटी ऑफ गॉड के, एक ही खुदा है जो दुनिया का खालिक और मालिक है और एक ही खुदा पर यकीन रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 144 When British India was partitioned, the Pakistanis were asked to set up a new state of option A 40 million people, option B 60 million, option C 80 million या option D 68 million। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जब ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन हो गई, अलहदा हो गए ब्रिटिश और इंडिया, तो जो पाकिस्तान थे उनको एक कुछ दिनों के अंदर अंदर एक नई स्टेट बनाने का कहा, जिसमें कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोग गए थे? ऑप्शन ए 40 मिलियन, ऑप्शन बी 60 मिलियन, ऑप्शन सी 80 मिलियन या ऑप्शन डी 68 मिलियन। तो क्वेश्चन नंबर 144 का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 80 मिलियन। तो उस वक्त 80 मिलियन लोग थे जो कि पाकिस्तान आज़ाद होने पर साथ गए थे। ऑप्शन नंबर 145 Within a few months of independence, a large number of homeless refugees driven out of India came to Pakistan to seek shelter. They were dash। तो जब कुछ महीने हुए पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस को, उस वक्त 80 मिलियन लोग थे और कुछ महीनों बाद ही बहुत सारी तादाद में जो होमलेस लोग थे, जो बेघर लोग थे, वो इंडिया से हिजरत कर पाकिस्तान आ गए एक छत की तलाश में, टू सीक शेल्टर। और हमसे पूछा जा रहा है कि वो कितने लोग थे? ऑप्शन ए 4 मिलियन पीपल, ऑप्शन बी 6 मिलियन पीपल, ऑप्शन सी 7 मिलियन पीपल या ऑप्शन डी 8 मिलियन पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 145 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो 8 मिलियन लोग जो थे वो इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आ गए थे छत की तलाश में। क्वेश्चन नंबर 146 अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान, द मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्स। लियाकत अली खान के अकॉर्डिंग जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो ऑप्शन ए विल टू वर्क, ऑप्शन बी डिटर्मिनेशन, ऑप्शन सी कांस्टेंट वर्क, ऑप्शन डी कांस्टेंट विजिलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर है कांस्टेंट विजिलेंस। वैसे विल टू वर्क के ये भी काम करने में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, इससे भी आज़ादी हो सकती है, सही, डिटर्मिनेशन से भी। लेकिन पूछा जा रहा है कि लियाकत अली खान के अकॉर्डिंग, तो लियाकत अली खान ने यही कहा था कि कांस्टेंट विजिलेंस रिक्वायर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान। सो क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 147 According to Liaquat Ali Khan, no freedom has any real value for the common man or woman unless it also means freedom from।
ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिकन इन्फ्लुएंस, ऑप्शन सी फ्रेंच रूल्ड कॉलोनीज, ऑप्शन डी वांट, डिजीज एंड इग्नोरेंस। तो इसका यही आंसर है 147 का, ऑप्शन डी वांट, डिजीज एंड इग्नोरेंस इज द राइट आंसर। Question 148. The task for which Liaquat Ali Khan visited America was to bring Pakistan and the United States of America close together in the name of। अच्छा, जो लियाकत अली ख़ान अमेरिका ने विज़िट किया, उनका विज़िट करने का टास्क क्या था कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक दूसरे के करीब लाना। किस वजह से? इंटरनेशनल ब्रदरहुड, ह्यूमन एंड वर्ल्ड पीस, फाइटिंग टेररिज्म या नेशनल सिक्योरिटी। वो क्या वजह थी कि किस वजह से पाकिस्तान और इंडिया को क्लोज़ लाना चाहते थे? तो क्वेश्चन नंबर 148 का मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन एंड वर्ल्ड पीस की वजह से जो लियाकत अली ख़ान का ये टास्क था कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को करीब तर लाना है। तो एन अमेरिकन स्टेट्समैन पॉइंटेड, अच्छा मैं इसको आगे ही पकड़ लेता हूँ। एन अमेरिकन स्टेट्समैन पॉइंटेड द ग्रेट सिमिलैरिटी ऑफ द अर्ली डेज ऑफ विद द बिगिनिंग ऑफ। अच्छा, जो लियाकत अली ख़ान थे उन्होंने सिमिलैरिटीज़ बताई कि जब जो मुश्किलात पाकिस्तान हम लोग फेस कर रहे हैं, वैसे ही मुश्किलात अमेरिका को भी फेस करनी पड़ी थी जब वो नई स्टेट बनी थी। ये स्टैंड भी ना बार बार मसले करता है। तो क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पाकिस्तान और जो अमेरिका थे उनमें बहुत सिमिलैरिटीज़ थी। तो 149 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ तक हमारा हो जाता है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। हाँ यही था, हाँ यही नाम था, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो यहाँ तक इसके हो गए MCQ। अब 150 से स्टार्ट हो रहे हैं प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, जो कि हमारा प्ले का सेक्शन है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम यहाँ तक ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 तक ही। प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा जो है उसके हम लोग जो MCQ हैं वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे 150 से 200 तक। अब जितने भी हम लोग अभी तक ये पार्ट 3 तक ये जो वीडियोस हैं, हम उसमें जितने भी हमारे प्रोज सेक्शन था, जितने भी हमारा पोम सेक्शन था, वो हम सारे MCQ कर चुके हैं एक एक चैप्टर के। चैप्टर वाइज थे, मैंने आपको बताया भी था कि अभी ये चैप्टर। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्ले के MCQs रह गए, जो कि 51 है टोटल। हमने आज की वीडियो में 149 तक कर लिया MCQ। अब जो पार्ट 4 और लास्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 150 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक हम कर लेंगे, और ये 200 जो MCQ की सीरीज़ है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, ये आपके पेपर्स के लिए थोड़ी भी फ़ायदेमंद है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें, ताकि हमारी हर नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। और याद रहे कि इस चैनल पर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और दीगर जितने भी जो हैं इंग्लिश, PhD, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक के लेक्चर्स अपलोड हुआ करेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड हुआ करेंगे विद उर्दू एक्सप्लेनेशन। तो अभी से ही आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ये जितना भी फ्री कंटेंट है उसको लाजमी ले सकें। हम आपकी प्रॉपर तैयारी करवाएंगे ऑफ सेकेंड ईयर। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है अपने पेपर्स के लिए, और आप देखते रहें एलिज़ा एजुकेशनल अकेडमी। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम क्वेश्चन नंबर 150 से लेकर 200 तक करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़ा एजुकेशनल अकेडमी।